ये जो तेजी का माहौल बना है, हमें लगता है कि अगले 5, 10, 15 साल तक बना रह सकता है। दिस कुड बी एक्चुअली बी अमृत काल फॉर इन्वेस्टमेंट्स। क्योंकि आप कोई भी बड़ा इन्वेस्टर ले लो, जैसे अपना झुनझुनवाला सर थे, उसमें जो मेजर वेल्थ है ना 3, 4, 5 स्टॉक ही बना। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कि विनर को राइड करो, लूजर को कट करो। मैं कंसेप्ट फॉलो करता हूँ व्हिच इज कॉल्ड रिलेटिव स्टैंड। अगर सब घट रहा है और आप कम घट रहे हो, सब बढ़ रहा है और आप ज्यादा बढ़ रहे हो, तो देन यू हैव अ रिलेटिव स्टैंड। पैसिव फ्लोज है, उसमें इंडिया का शेयर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, बिकॉज इंडिया का साइज, पहले इंडिया का साइज इतना नहीं था कि इंटरनेशनली मैटर करता था, लेकिन इंडिया इज नाउ ऑलमोस्ट 3.5 to 4 ट्रिलियन इकोनॉमी। हेलो राकेश जी, वेलकम हेलो टू आवर पॉडकास्ट। हेलो कुणाल। आप आपका 20-25 साल से मार्केट्स में रिलेशन रहा है। आप प्रॉप डेस्क पे थे, फिर आपने अभी अपने स्मॉल केसेस लॉन्च किए, तो क्या आप हमको आपकी पूरी जर्नी के अराउंड वॉक थ्रू करवा सकते हैं? हाँ, जर्नी तो काफ़ी लंबा रहा। बेसिकली आई एम क्वालिफाइड प्रोफेशनल, ICWA हूँ मैं। ओके। एंड क्वाइट यंग एज व्हेन आई वाज ऑफ 20, 21, आई वाज ओके। डूइंग माय फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। तब ओके। तब से मार्केट थोड़ा ट्रैक करना चालू किया। ऑलराइट, ये कौन सा ईयर था सर? ये 1991, 92। ओके। एंड वेरी एक्साइटिंग ईयर। या तो आई वाज ग्रेजुएटेड इन अप्रैल 92। तो ओके। तभी हर्षद मेहता का बूम चालू था, तो आई ओके। आल्सो गॉट अट्रैक्टेड। ओके। तो काफ़ी कुछ वहाँ से मैं ट्रैक कर रहा हूँ मार्केट को। और ऑफ कोर्स माय इनिशियल एक्सपीरियंस वाज नॉट वेरी गुड विद द मार्केट, क्योंकि बिना सोचे समझे इन्वेस्ट किया था और करेक्ट। काफ़ी पैसा भी करेक्ट। लॉस हुआ था तभी। लेकिन दैट जो लॉस था ना, वो मुझे इंस्पायर कर गया कि भाई ये देयर इज समथिंग अबाउट दिस मार्केट जो समझना चाहिए। देयर आर पीपल हु हैव मेड मनी राइट। एंड वी शुड बी इन अमॉन्ग्स्ट दोज पीपल। लेकिन तभी इतना कोई कैपिटल नहीं था, इतना कोई फाइनेंशियल राइट। हम्बल बैकग्राउंड था, तो कोई सो फिर हमने काफ़ी जॉब्स किए। ओके। और इंडस्ट्री में फाइनेंशियल अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काफ़ी जॉब, 5-6 साल जॉब किया। देन आई 1999 आई जॉइन नमन सिक्योरिटीज़। ओके। वहाँ मुझा डायरेक्ट एनकाउंटर हुआ मार्केट से। ओके। एंड देयर आई फाउंड कि वहाँ काफ़ी कुछ आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ एग्जिस्ट करती थी वो करेक्ट। ज़माने में। जब भी आप NSE BSE का सेटलमेंट अलग हुआ करता था, करेक्ट। तो बाय जस्ट मूविंग स्टॉक्स फ्रॉम NSE टू BSE and BSE to NSE, you could make 2% per week. ओह। That kind of free money, that too risk free. ओके। And that kind of attracted me कि भाई अगर आपको रिस्क फ्री 2% मिल रहा है वीक का, तो और क्या रिस्क लेने चाहिए? का ज़रूरत ही क्या है। करेक्ट। सो वहाँ से हम लोगों ने चालू किया। देन वो चला थोड़ा 2 साल, फिर तो यूनिफॉर्म सेटलमेंट वगैरह आया, तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी राइट। खत्म हो गई। राइट। देन वी स्टार्टेड डेवलपिंग प्रॉप डेस्क। प्रॉप ओके। डेस्क में क्या होता है, यू रिक्रूट ट्रेडर्स, यू ट्रेन देम ओके। एंड यू ट्रेन देम टू मेक मनी। ओके। ओके, एंड दे मेक मनी फॉर यू, यू पे देम सैलरीज प्लस ओके। इंसेंटिव एंड और ऑल दैट। कैपिटल किसका होता है सर इसमें? कैपिटल जनरली ब्रोकर ही होता है, ओके। क्योंकि देखो काफ़ी यंग टैलेंट होता है। काफ़ी यंग टैलेंट इंडिया में भी है, अब्रॉड भी ऐसा कंसेप्ट चलता है, लेकिन उनके पास कैपिटल नहीं होता है। करेक्ट। वो मेहनत करने को तैयार होते हैं, उनका लर्निंग बहुत फास्ट होता हुँ। है। तो वहाँ प्रोप्राइटरी डेस्क जो मॉडल है वो काम आता है। ओके। तो अर्लियर ब्रोकर लोगों को ट्रेन करते थे आर्बिट्राज के लिए। ओके। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी खत्म हो गया, तो फिर थोड़ा जॉबिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब करेक्ट। क्विक स्कैल्पिंग एंड राइट। ऑल। राइट। देन कंसेप्ट ऑफ केयरिंग ओवरनाइट आल्सो केम, BTST जिसको बोलते राइट। थे, राइट। बाय टुडे टुमारो। हुँ। सो एट वन पॉइंट लाइक आई वाज मैनेजिंग 125 ट्रेडर्स ओह! एट नमन दैट इज़ सिक्योरिटीज ह्यूज। इन 2006, 7, 8 जो बुल रन बुल था। रन था। तो वहाँ तो सर्किट टू सर्किट सब चलता था, तो काफ़ी पैसा लोगों ने बनाया वहाँ पर। एंड ये करते करते मैं भी डायरेक्ट ट्रेडिंग पे थोड़ा फोकस करने लगा। राइट। एंड मुझे सून रियलाइज़ हुआ कि भाई ये मॉडल चला तो सही हुँ। 2007, 8, 9 में, लेकिन 10, 11, 12 के बाद थोड़ा स्ट्रगल करने लगा ये राइट। मॉडल। डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग जो हुँ। बोलो, या व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स राइट। टू मेक मनी फॉर यू, राइट। एंड दैट समबडी एल्स का जो भी इमोशनल मेकअप है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। राइट। तो बेसिकली आपका पूरा बिजनेस मॉडल किसी और पे डिपेंडेंट है। एंड कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब थोड़ा भी मंदी आया तो पैसा वापस जो आया कमाया वो टूट चला जाता जाता है। है। राइट। सो दैट ड्रॉव मी टू समथिंग कॉल्ड रूल बेस्ड लॉन्ग शॉर्ट्स ओके। इन्वेस्टिंग ओके। एंड मेकिंग मनी इन ऑल मार्केट्स काइंड ओके। ऑफ कंसेप्ट विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन समबडी। या सो वहाँ से फिर मेरा 2012-13 से मैं ये अल्गो बेस्ड या रूल बेस्ड बोलो, लॉन्ग शॉर्ट्स बोलो, या अभी ओके। इन्वेस्टमेंट में भी चालू किया है। ओके। तो 2016 से भी इन्वेस्टमेंट चालू किया था, लेकिन ये सब प्रॉप डेस्क में किया। राइट। फिर 2018 में मेरा खुद का कंपनी मैंने बनाया, कंपानी राइट। कॉल्ड एडवाइजर्स। ओके। वी आर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। एंड राइट। अभी काफ़ी 3-4 साल रिसर्च करके हम लोग ने काफ़ी मॉडल्स बनाए, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, लॉन्ग शॉर्ट मॉडल्स, फ्यूचर्स, ओके। ऑप्शन मॉडल्स राइट। एंड ऑल दैट।
idea is idea is to generate all weather return every year, Right. and as a part of this journey we launched small case Okay. in March 22, Right. and अभी कितने स्मॉल केसेस है सर? अभी हमारे 6 स्मॉल केसेस Okay. हैं, एंड बाय गॉड्स ग्रेस दे आर डूइंग रीजनेबली वेल, Right. and unique thing about our small cases is we are not tracking fundamental at all. They are Okay. all based on momentum, trend, Okay. volatility. System based. Absolutely system based, absolutely rule based, no discretion involved, and still we are able to match most performing Right. managers and sometimes beat them. And they're very fairly simple system, but Right. they're very powerful. सर आपने बीच में लॉन्ग शॉर्ट सेटअप के बारे में जी, बात जी, की, yeah. तो वो एग्जैक्टली होता क्या है? लॉन्ग क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है? वो सेटअप दोनों देखो साथ में कुणाल, होके आप करते ये हैं? तो मानोगे कि देखो अभी अभी बुल मार्केट चल रहा है, सबका Right. पैसा बन रहा है, हंकी Right. डोरी है, एवरीबॉडी इज हैप्पी, राइट. लेकिन ये परमानेंट फेज नहीं है. मार्केट साइडवेज जाता है, Correct. कभी कभी बेयर मार्केट चालू हो जाता है इन बिटवीन. सो अगर आप देखो, अगर 2003 और 7 का बुल रन देखो, या 94 से लेके जो 2000 का बुल रन देखो, तो बीच बीच में मार्केट घटता है, कभी कभी 20%, 30%, 40% घटता है. तो काफी कुछ इन्वेस्टर वेल्थ वहाँ लॉस हो जाता है, बिकॉज यू आर ओनली वन प्लेइंग वन साइड ऑफ द मार्केट. एंड मोर ऑफन देन नॉट इन्वेस्टर क्या होता है, जब भी मार्केट में ऑलरेडी तेजी बन चुका है, या व्हेन एक्चुअली एवरी जहाँ हर बार मीडिया हेडलाइंस आने लगते हैं, तभी जाके वो बड़ा पैसा इन्वेस्ट करता है. सही बात. तो बॉटम में उनका इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है. Right. तो टॉप से थोड़ा भी घटा तो पैसा सब गिव अप कर Give, देता है, right. देन बॉटम में पैनिक करके बेच देता है. तो ये काफी इन्वेस्टर का ऐसा अनुभव रहा. तो मैंने ऐसा सोचा कि व्हाई प्ले ओनली वन साइड ऑफ द मार्केट, Right. which is long side. Right. We are playing long side of the market through small cases, of Right. course, but there is fairly like 70% of the time मार्केट साइडवेज रहता है या तो डाउन रहता है. Right. 30% ट्रेंड करता है, Right. एंड ट्रेंड में भी अगर आप समझो 70% में 30% ट्रेंड करता है, उसमें भी अगर आप 60-40 ले लो कि भाई 60% ऑफ द टाइम अप ट्रेंड करता है, राइट. 40% ऑफ द टाइम डाउन ट्रेंड करता है. तो why should we not participate in that even downturn? डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज. And in India, if you're aware, like a very, very robust derivative market is available. Right. And there are more than 200 listed stocks, stock futures available, indices available, different expiries are available. So it's a good idea to look at those instruments as well, because you are playing both side of the market. When मंदी है तो भी अपना घर तो चलना चाहिए, कुछ तो पैसा आना चाहिए. तो लॉन्ग शॉर्ट मॉडल्स भी काफ़ी हम लोग ने बनाए, काफ़ी मॉडल भी टेस्टिंग में है, काफ़ी लाइव चल रहे हैं, और आगे की भी काफ़ी मॉडल चलेंगे. जो एक हेज फंड टाइप्स जो मॉडल होते हैं, वही सब हम लोग बना रहे हैं. तो सर लॉन्ग के लिए तो मैं मार्केट में गया, मैंने स्टॉक को सीधा सीधा बाई कर लिया, दैट इज माय लॉन्ग पोजीशन. शॉर्ट के लिए आप क्या करते हो? मार्केट में स्टॉक को ही शॉर्ट करते हो या फिर फ्यूचर्स ऑप्शंस को, फ्यूचर्स को यूज करते हो? स्टॉक फ्यूचर्स कर सकते हैं, और उसको अपन एक्सप्रेस करते हैं ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं. मंदी करने के भी तरीके हैं, राइट. सो व्हेन आई से शॉर्ट, यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट मंदी. जैसे अभी मार्च 20 में अगर मैं बोलूँ, आपको बताऊं कि पूरा मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट ने डिफरेंशिएट नहीं किया कि ये आईटी से है, ये रिलायंस है, ये पिडिलाइट है, सब नीचे गया 30-40%. तो अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है विच हेल्प्स यू राइड दोज डाउन मूव्स, तो आपका पोर्टफोलियो में जब भी ड्रॉडाउन चालू है या लॉसेस चालू है, तो वहाँ ये मार्केट से आपको पैसा आ सकता है, लॉन्ग शॉर्ट से पैसा आ सकता है. तो अगर आपका 1 रुपया एट द एंड ऑफ बेयर मार्केट 1 रुपया भी रह गया ना, देन योर पोल पोजीशन इज मच बेटर देन किसी का 1 रुपया 60 पैसा रहेगा, या 65 पैसा रहेगा, 70 पैसा रहेगा. तो इट गिव्स यू वेरी गुड प्रोटेक्शन against downturn, and it gives you additional return also. Why it gives you additional return? Because अगर तुमने मार्केट अच्छा है, तो आपका लॉन्ग जो फ्यूचर साइड भी लॉन्ग रहेगा, ये साइड भी लॉन्ग रहेगा. तो बेसिकली आपको लिवरेज का बेनिफिट मिल जाता है. सर कितना प्रोपोर्शन वाइज बता सकते हो लॉन्ग पोजीशन का कितना प्रोपोर्शन हो गया और शॉर्ट का? देखो इसमें लॉन्ग शॉर्ट का जो प्रपोर्शन जो है, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं. मल्टीपल स्ट्रैटेजीज करना चाहिए, मल्टीपल नॉन कोरिलेटेड स्ट्रैटेजीज करना चाहिए. तो लॉन्ग शॉर्ट फ्यूचर तो एक सिस्टम है. तो ऐसे मल्टीपल सिस्टम, जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ बेस्ड सिस्टम हो गया, कभी पेयर ट्रेडिंग हो गया, ऑप्शंस हो गया, ऑप्शन नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन हो गया, डायरेक्शनल ऑप्शन हो गया. तो यू मेक अ पोर्टफोलियो ऑफ स्ट्रैटेजीज, और उसको यही कोलेटरल को आप यूज करके उसमें एडिशनल रिटर्न भी जनरेट किया जा सकता है. तो दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सम अदर कन्वर्सेशन, तो वहाँ कभी डिटेल में बात करेंगे. देखो इसमें 2 चीज होती है. एक तो आपका रिस्क भी कम होता है और रिटर्न भी बढ़ता है. लिवरेज करने से रिटर्न बढ़ता है, ये सबको समझ में आता है, वो सबने सुना है, लेकिन कभी काफी कम लोगों ने सुना है कि लिवरेज करने के बाद भी रिस्क कम होता है. तो ये एक अलग पॉडकास्ट करेंगे अच्छे से कभी, और आपको डिटेल में तभी बात करेंगे. सर आपके ने जो कहा कि आपकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी काफी चेंज हुई है। पहले आप ट्रेडिंग में बिलीव करते थे जहाँ पे डिस्क्रिशनरी ट्रेड हो रहे थे, उसके बाद इवेंचुअली सिस्टम बेस्ड पे आ गए। तो अभी का जो आपका सिस्टम है जो सिस्टम्स को फॉलो करता है, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप? सो एज ए यंगस्टर आई ऑल्सो स्ट्रगल्ड कि एक तो ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है अपने पास। अभी तो नया नया कमाने लगते हैं, शादी Right. होता है, घर करो, ये करो, Right. वो करो, तो इन्वेस्टेबल सरप्लस होता नहीं है। हम्म, तो इनिशियल कैपिटल के लिए ट्रेडिंग करना पड़ता ही है, हर एक को जन करना पड़ता है। एंड आई वाज मैनेजिंग एन ब्रोकर्स ऑफिस, तो ऐसा कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता था। तो मैंने सोचा ऐसा कुछ क्यों नहीं बनाया जाए जो मैकेनिकल हो एंड ऑटो पायलट पे हो, okay, एंड इट कीप्स ऑन मेकिंग मनी फॉर यू, right, एंड व्हाइल यू आर डूइंग योर ओन जॉब, right. कुछ ना कुछ आप खुद कर रहे हो। कुछ रूल्स बता सकते हो जो आप इसमें फॉलो करते हो? एक सिस्टम का रूल्स हमने काफ़ी टाइम बताया, जिसपे अपन कोर्स भी अब आप बोलेंगे तो बना देंगे। एक एक CWA टू सिग्मा करके हम लोग ने एक इंडिकेटर बनाया है, ओके, जिसमें रूल्स काफ़ी दे दिए हुए हैं। ओके, तो वो रूल्स इतने सिंपल है, इतने आसान है, और फिर भी वो बैक टेस्टिंग ये दिखाता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 10 12 13 ईयर्स इट हैज Okay. जनरेटेड 24% पर एनम। ओके, एंड वीकली सिस्टम एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड, वीकेंड में खाली आधा घंटा काम करिए राइट, और मंडे जाके 1 मिनट का एक्शन होता है। ओके, एंड इफ इट कैन जनरेट अराउंड 24% फॉर यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑफ कोर्स राइट, ड्रॉडाउन भी होते हैं हाँ, उसमें। हाँ, तो हम लोग ने इन्वेस्टिंग को काफ़ी सिंपल कर दिया है, ये सब राइट। तो एंड 24% आई थिंक जो ट्रेडिंग डिस्क्रिशनरी भी करते हैं वो 24% पर एनम उनके लिए बनाना बहुत मुश्किल है। बहुत, मतलब रिस्क देखो, हो सकता है ज़्यादा बने, लेकिन वो बनाने के लिए कितना रिस्क ले रहे हो। Right. खाली रिटर्न एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन ये है कि आप रिस्क कितना ले रहे हो। आई ऑलवेज फोकस ऑन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, राइट, कि आप 50% बना रहे हो, 30% बना रहे हो, 20% बना रहे हो, लेकिन वो बनाने के लिए आप रिस्क कितना ले रहे हो। राइट, अगर आप 50% बना रहे हो, लेकिन वो बनाने के लिए आप, हो सकता है कि आपका 50% कैपिटल भी साफ हो जाता है, तो आई आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड पे ऑफ। सर आपको क्या लगता है कि ऐसे इवेंचुअली बहुत सारे डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स सिस्टम बेस्ड फॉलो करने लग जाएंगे या फिर डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग जिंदा रहेगा? डिस्क्रिशनरी ट्रेड बिल्कुल जिंदा रहेगा, लेकिन मैं एक आम आदमी हूँ, मैं टॉप 1% वाला आदमी नहीं हूँ। समझो एग्जाम्पल, एक कॉमन आदमी हूँ जो हो सकता है कि टॉप 1% में फीचर नहीं होता है, तो उनको सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग ट्राई करना चाहिए। Okay. डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में देखो रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा है, राइट, परसेंटेज रिटर्न बहुत ज़्यादा है, हम्म, लेकिन जो जर्नी है ना बहुत ज़्यादा टॉप सीटर भी है। राइट, और समझो 100 जन ट्राई कर रहे हैं, तो हो सकता है 2-3% लोग ओके। सक्सेसफुल हो सेबी जाए। का डेटा भी यही कहता है। सेबी का डेटा तो 11% बोल रहा है, ओके, लेकिन डिस्क्रिशनरी ट्रेडर में बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि 2-3% 4% से ज़्यादा लोग कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। एक्सपेरिमेंट साइंस लैब में अच्छे लगते हैं, मार्केट्स में नहीं। क्या आप भी मार्केट में ट्रायल एंड एरर से परेशान हैं और अब कोई टेस्टेड एंड प्रूवन स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं? देन यू आर एट द राइट प्लेस। अपसर्च पे आप सीख सकते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, जिन्होंने अपने सालों के एक्सपीरियंस से प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज क्रिएट की है। आप इंट्राडे ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर, ऑप्शन सेलर हो या ऑप्शंस बायर, we have something for each one of you, that too at an affordable rate. Choose from our 75 plus courses curated by experienced traders and investors and take a step towards becoming a profitable trader. Click on the link in the description to know more. Now let's get back to the video so the learning continues. तो डिस्क्रिशनरी का एक अपना मज़ा भी है, एक रिटर्न प्रोफाइल भी है, लेकिन उसका डिफ़िकल्टी भी है। सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग कंपैरेटिवली आई वुड नॉट से ईज़ी है, बट उसका जो स्ट्राइक रेट है ना वो ज़्यादा है। तो जैसे आप समझो IIT कर रहे हो, एंड एक नॉर्मल कॉलेज से आप समझो इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो पास होने का चांस यहाँ ज़्यादा है। करेक्ट, IIT में क्वालिफाई होने का ही चांस नहीं है। राइट, IIT बन गए बहुत अच्छा है, लेकिन IIT बनने का चांस बहुत कम है। वैसे सिस्टम बेस्ड में भी रिटर्न अच्छे ही आते हैं, लेकिन डिस्क्रिशनरी को मैच करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन काफ़ी कम लोग ऐसा रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। और डिस्क्रिशनरी तो एग्जिस्ट करेगा ही, क्योंकि इट अपील्स लॉट ऑफ पीपल एंड it requires a different level of skill and mindset. Right. And yeah, पर वो करेगा तो सही, लेकिन lot many people are moving towards system trading because वो आपको फ्रीडम देता है कि आप दूसरा कुछ भी साथ में कर सकते हैं। Right. इसके लिए तो सर जैसे आपने रिस्क की बात की, तो आई एम प्रीटी श्योर कि सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग में भी रिस्क तो हो इन्वॉल्व होता होगा। बिल्कुल। तो वो क्या रिस्क होते हैं और कैसे उनको समझ सकते हैं? तो कोई भी सिस्टम ट्रेडिंग करने के पहले, या रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग या रूल बेस्ड ट्रेडिंग बोलो, करने के पहले आप पहले डेटा चेक करते हो। डेटा में जाके कुछ
आप डिटेक्ट करने का कोशिश करते हो व्हाट इज वर्किंग कंसिस्टेंटली Right. एंड यू बिल्ड रूल्स अराउंड दैट, Right. एंट्री रूल, एग्जिट रूल्स, देन पोजीशन साइजिंग रूल्स। Right. ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। Right. एंट्री रूल्स काफी लोग आराम से कर लेते हैं, ब्रेकआउट देखा ये किया तो Right. सीधा कर लिया। Mhm. लेकिन एग्जिट रूल और जो पोजीशन साइजिंग रूल है वो हम्म। काफी लोग वहाँ मार खा जाते हैं कि भाई Okay. ये ब्रेकआउट हुआ तो उसमें पोजीशन साइजिंग कहाँ करना, Right. कितना पैसा रिस्क पे लगाना, और ऐसे कितने ट्रेड में लूंगा, मेरा एक रुपए का कैपिटल है तो हम्म। कितना परसेंट यहाँ लगाऊंगा, कितना हम्म। परसेंट वहाँ। तो काफी कुछ ये नेग्लेक्टेड एरिया है जहाँ Right. लोगों को मनी मैनेजमेंट और रिस्क Okay. मैनेजमेंट की समझ नहीं होने के कारण पोजीशन साइजिंग गलत हो जाता है। तो Okay. हो सकता है कि आप 10 में से 7 ट्रेड में आप सही थे, लेकिन 3 ट्रेड में जो गलत थे ना उसमें सारा पैसा गवा दिया। Right. जबकि होना उल्टा चाहिए। Right. अगर 10 में से अगर आप 4 में भी सही हो तो पैसा ज्यादा बनना चाहिए, बराबर। कंपेयर टू 10 में से 7 सही है फिर भी आप लॉस कर रहे हो। तो वहाँ एक मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का रोल तो कोई ऐसा सर आपके हिसाब से कोई रूल है कि अगर ये रूल मैं फॉलो करूं तो ये मेरा ड्रॉडाउन इतना ज्यादा नहीं होगा? हाँ, तो जैसे हम स्मॉल केस की जैसे बात हाँ। करूँ, हम लोगों ने रूल्स डाला है, कैसे डाला है कि भाई हम आपके पास 1 लाख रुपया कैपिटल है समझो, राइट। और कोई पैरामीटर में क्वालिफाई हो गया बाई हम्म। हमारे सिस्टम में, तो हम उससे 5% से ज्यादा उसमें कैपिटल अलोकेट नहीं करेंगे, या तो Oh. 3% से ज्यादा नहीं Okay. करेंगे, या तो 2% से ज्यादा नहीं। तो Okay. हर एक स्मॉल केस का अलग रूल है। ओके। अग्रेसिव में 10% भी करते हैं, हम्म। मोस्ट कंजर्वेटिव में 2% करते हैं। ओके। तो यू आर बेसिकली मैनेजिंग रिस्क थ्रू अलोकेशन, राइट। कि ठीक है। आपने अगर कोई स्टॉक को 2% ही दिया है हम्म। और कल मानो वो स्टॉक्स में कुछ आ जाता है, कुछ हम्म। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया हम्म। या बैंकरप्सी हो गया या राइट। ओवरनाइट कुछ माहौल खराब हो गया, तो वो स्टॉक जीरो हो सकता है समझो। राइट। तो जीरो हो गया तो भी आपका पोर्टफोलियो कितना हिट करेगा? 2% हिट 2% करेगा। तो रिस्क ऐसे मैनेज होता Right. है कि भाई अलोकेशन, जो इनिशियल अलोकेशन है। हम्म। दूसरा रिस्क कैसे मैनेज होता है कि जब भी आपका एंट्री हो गया वो स्टॉक में, तो आप पहले से ही फिक्स है कि आप इसमें कितना स्टॉप लॉस रखेंगे, ओके। कि ये स्टॉक ये 20% से नीचे गया तो हम लोग उसको ठीक। निकल जाएंगे। हम ऐसा मानेंगे कि हमारा हाइपोथेसिस गलत है, Right. एंड लेट लुक एट सम अदर अपॉर्चुनिटी। सो इनिशियल स्टॉप लॉस से मैनेज कर सकते, इनिशियल अलोकेशन से कर सकते। राइट। देन अगर स्टॉक फेवर में आता है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से रिस्क मैनेज कर सकते हैं। इसमें लेकिन एक और चीज होती होगी, फॉर एग्जांपल 100 रुपए है, 10 रुपए अपने 10 स्टॉक में डाले, तो मान लीजिए कि एक 10 रुपए वाला स्टॉक मेरा 20 का हो गया या 25 का हो गया, बिल्कुल। तो उसमें आप एडजस्टमेंट वापस कैसे करते हैं? तो हम लोग एडजस्ट नहीं करते। वो क्यों नहीं करते मैं बता ओके। रहा हूँ। क्योंकि आप कोई भी बड़ा इन्वेस्टर ले लो, हम्म। जैसे अपना झुनझुन वाला सर थे, हम्म। या कोई भी बड़ा इन्वेस्टर ले लो, हम्म। उसमें जो मेजर वेल्थ है ना, 3 4 5 स्टॉक ही बनाते हैं। करेक्ट। वो कैसे बनता है कि जब भी उन्होंने स्टॉक लिया तभी इनिशियल एलोकेशन किया, हम्म। लेकिन भाव बढ़ता गया तो ठीक है। अलोकेशन रीएडजस्ट नहीं किया। ओके। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कि विनर को वो राइड करते गए, करेक्ट। नीचे कुछ गया तो उसको बेच दिया, मतलब लूजर को कट कट कर दिया। दिया। तो ठीक ये है। अगर 2 चीज को पकड़ के रखेंगे ना, विनर को राइड करो, लूजर को कट करो। मेरे ख्याल से लोग उल्टा करते हैं। लोग उल्टा करते हैं, लूजर में खड़े रहते हैं और प्रॉफिट में बुक कर देते हैं कि चल मेरे को इतना प्रॉफिट आ रहा है, ले लूं मैं, घर पे लेके जाओ। जबकि आपको करना उल्टा है। राइट। और डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग का ये चैलेंज है, हम्म। वो विनर को राइड करने में डिफिकल्टी होता है। इसके लिए हम लोग ने रूल बेस कर दिया। हमारा पोर्टफोलियो में फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि राइड द विनर्स, कट द लूजर्स। तो ये प्रोसेस आप साल 2 साल 3 साल 5 साल करोगे तो बाय डेफिनेशन योर पोर्टफोलियो विल बी ऑफ विनर्स ओनली। राइट। अभी हमने जैसे एक एवरेस्ट 10 में हमारा इनिशियल एलोकेशन टू आरवीएनएल वाज 10%, ओके। लेकिन वो बढ़ता गया एट वन पॉइंट इट वाज हैविंग 17-18% एलोकेशन। ओके। लेकिन हम रीबैलेंस नहीं करते हैं। ओके। अगर वो 20% भी हो गया, 30% भी हो गया, तो नहीं करते। तो नहीं करते। और दैट इज वेयर द बल्क ऑफ द वेल्थ इज मेड। राइट। कोई एक स्टॉक होता है जो तुम्हारा पूरा पोर्टफोलियो ड्राइव करता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो आइडिया यही है कि अगर आपका 1 या 2 आइडिया भी क्लिक हो ना तो भी पैसा बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 में से 9 राइट हुआ तो ही पैसा बनेगा। 10 में से अगर 2 भी क्लिक हो गया, 3 भी क्लिक हो गया, तो आपका सफिशिएंट पैसा बनना चाहिए। रीबैलेंसिंग में क्या होता है, आप अलोकेशन वापस रीबैलेंस करने, तो मतलब जो पॉसिबिलिटी है जो 100 बेगर होने का, 50 बेगर होने का, तो आप हम तो मल्टी बैगर कैश करने का ही सब स्मॉल केस बनाए कि मल्टी बैगर को कैश करना है। जब भी एंट्री होता है तभी पता नहीं है कि मल्टी बैगर है कि नहीं है, होने वाला है कि नहीं, हाइपोथेसिस होता है तभी। तो as the future unfolds,
तभी पता चलता है ये Right. मल्टीप्लायर, और वो हाइंडसाइट में पता चलता है, Right. एट द टाइम ऑफ एंट्री किसी को पता नहीं रहता है। तो सर इसमें मतलब आपका कोई तो एग्जिट स्ट्रैटेजी होता होगा, मान लीजिए 3 साल आपने होल्ड कर लिया, 4 साल होल्ड कर लिया, तो आप कभी भी बुक नहीं करते हो या फिर कोई पॉइंट आता है जब नहीं, करते तो हो? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बुक होता है। जैसे Okay. हमारा हम लोग ने एनालिसिस किया है, 6 का 6 स्मॉल केस का कंबाइंड बता रहा हूँ, हम्म, इंडिविजुअल का अलग हो सकता Okay. है। एवरेज विनर ड्यूरेशन इज 1365 डेज, ओके, सो दैट इज 4 इयर्स, ऑलमोस्ट 4 इयर्स। ऑलमोस्ट 4 इयर्स। तो उसमें कोई 2 साल भी हो सकता है, कोई 5 साल भी हो सकता है, बराबर, कोई 1 साल भी हो सकता है, करेक्ट। एवरेज बता रहा हाँ हूँ। जी सर। बट एवरेज एज ऑफ लूजिंग ट्रेड इज 300 डेज, ओके, लेस देन अ ईयर। लेस देन। दैट मीन्स या तो स्टॉक परफॉर्म नहीं किया, या तो स्टॉक नीचे जाने लगा। ठीक है। तो बाय दिस डेफिनेशन योर पोर्टफोलियो में आपको टैक्स एफिशिएंट भी आता है। कैसे? अगर शॉर्ट टर्म में लॉस बुक हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बुक हो रहे हैं, तो हाँ। लॉन्ग टर्म गेन आएगा, शॉर्ट टर्म तब लॉस loss आएगा। आएगा। तो टैक्स एफिशिएंट सिस्टम भी Right. है। एंड 1365 डेज है, मतलब प्योरली इन्वेस्टिंग सिस्टम है, ट्रेडिंग ट्रेडिंग सिस्टम सिस्टम नहीं है, करेक्ट। तो सर जैसे 1365 डेज एवरेज है, फिर भी आपका कोई तरीका होता होगा कि अब ये स्टॉक को मुझे बेच देना चाहिए, तो हाँ वो बिल्कुल। क्या, तो जब वो भी क्या होता है? जैसे जैसे इनिशियल प्राइस है, हम्म, यहाँ अपना स्टॉप लॉस है, समझो हम्म, भाव ऊपर चलते गया, ठीक है। तो ये जो इनिशियल स्टॉप लॉस है ना, वो मूव होते जाता है। तो Okay. उसका भी फॉर्मूला होता है, जो Okay. वो भी कंप्यूटर ड्रिवन है। ओके, वो भी अपने को कुछ करना नहीं, वो अपने आप वो लेवल को चेस ठीक है। करता है कि भाई यहाँ से इतना गिव अप करेगा तो निकल जाएगा। ओके, वो ऊपर में कभी बेचेगा नहीं, करेक्ट। वो बेचेगा जब ये गिव अप करेगा ना, हम्म, सर्टेन परसेंटेज या तो सर्टेन थ्रेशोल्ड राइट। और सर्टेन वॉलेटिलिटी मेजर, हम्म, कुछ तो भी वो थ्रेशोल्ड हम लोग ने जो रखा है, वो हम्म। जब भी वो क्रॉस करेगा तभी हम बेचेंगे, गॉट इट। अदरवाइज नहीं बेचेंगे। सर एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, भाव के साथ बता पाओ तो जी हाँ। उनको बता जैसे दें। जैसे इनिशियल स्टॉप लॉस क्या होता है? जैसे हम्म। आपने 100 रुपए में कोई स्टॉक लिया, हम्म, और इनिशियल स्टॉप लॉस समझो 20% है, हम्म। तो उसका स्टॉप लॉस हो गया 80। 80 रुपीज। ठीक है। अगर समझो उसका भाव हो गया 150 रुपया, हम्म, अभी आप क्या करोगे? 80 तक तो खड़े नहीं रहोगे, राइट। आपको प्रॉफिट भी बुक करना है, एट द सेम टाइम उसको सफिशिएंट रूम भी देना है घटने का। 150 स्ट्रेट नहीं होता है, 130 हुआ, 120 हुआ, राइट। 140 हुआ, वापस 100 हम्म, ऐसे होता है, राइट? right. तो आपको इन बिटवीन निकलना भी नहीं है, तो यू हैव टू अलाउ सफिशिएंट रूम फॉर It to fall. ड्रॉप ऑल्सो। हाँ, तो जैसे एक सिंपल, जैसे 80 का मैंने बोला, अगर 80 का स्टॉप लॉस है, भाव हो गया 150, तो आपका फेवर में कितना रुपया हो? 50 रुपया फेवर हो गया। हाँ, अगर आपका 50 रुपया फेवर है, तो आपका स्टॉप लॉस 25 रुपए से ऊपर ले लो। एग्जाम्पल, ओके, 2:1 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा एग्जैक्टली सेम कर रहा है ठीक ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आई एम ठीक है। जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। राइट सर। सो अभी आपका स्टॉप लॉस हो गया 105 रुपए, अच्छा, तो ठीक है। अभी आपका लॉस हो ही नहीं सकता है, करेक्ट, 5% तो क्योंकि आपका इनिशियल 100 एंट्री रुपए 100 था। है। अभी समझो 200 रुपया हो गया, तो आप 100 रुपया बढ़ गया तो 50 रुपया मूव कर लो, तो आपका स्टॉप लॉस हो गया 130। तो 200 से 130 आपको, आप उसको अलाउ भी कर रहे हो घटने का, एट द सेम टाइम प्रॉफिट भी लॉक कर रहे हो। राइट। कोई भी मल्टीबैगर आप चार्ट उठा के देख लेना, हम्म। उसका जर्नी देख लेना कि ऊपर से 30-40% घटता है, फिर वापस 10 का 30 हुआ, 30 का वापस 18 हुआ, थोड़ा सा 18 का 70 Right. हुआ, 70 का 35 होता है। Right. तो फिर भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो 300, 400, बढ़ता 500 भी है। होता है। Okay. व्हाट इट मींस इज, आपको ये जो पेनफुल पीरियड है ना, वो आपको होल्ड ऑन करना है। राइट। इसके लिए सफिशिएंट टाइम भी देना Time. है, उसको सफिशिएंट रूम भी देना है। ठीक है। तो सर जैसे अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, अपन एग्जांपल 105 का लगा दिया, तो 105 में मेरी पूरी क्वांटिटी स्टॉप लॉस में डालता हूँ या फिर थोड़ी पूरी क्वांटिटी डालता हूँ? ऑलराइट सर। सर इसी लाइंस पे जैसे कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ मार्केट में, मैं इतना ट्रेड करने का टाइम नहीं मिलता, तो मेरा मेजॉरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो इक्विटी में, तो अकॉर्डिंग टू यू मेरा एलोकेशन कैसे होना चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम? कोई सेक्टर्स आपको लगते हैं कि हाँ इस सेक्टर में देख सकते हैं हम एलोकेट करना, तो वो कैसे वर्क करेगा सर? तो हमारे जो अभी 6 के 6 पोर्टफोलियो है, वो सेक्टर एग्नोस्टिक है। ओके, ठीक है। तो सेक्टर स्पेसिफिक लॉन्च अभी 10-15 दिन में करने वाले हैं, Okay. जहाँ वील हैव थीमेटिक, वील हैव स्ट्रेटजी, Okay. वील हैव सर्टेन थीम बेस्ड पोर्टफोलियो। एंड सर्टेन एसेट एलोकेशन बेस्ड स्मॉल केसेस। सपोज, लेकिन अगर आपका इक्विटी पोर्टफोलियो है, तो हम रिकमेंड ये करते हैं कि भाई 6 पोर्टफोलियो क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए, ओके, क्योंकि हर एक का एंट्री एग्जिट रूल अलग है। Right. तो पोर्टफोलियो बिल्ड भी धीरे धीरे होगा और हम्म, कैश में भी धीरे धीरे Right. आएगा। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन होने के कारण आपको जो डाउनसाइड रिस्क है ना, वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का आता है, और रूल बेस्ड होने के कारण आपको अपसाइड है ना, वो जो एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो Portfolio होता उसका है आता है। उसका आता है। Right. तो
you have best of both worlds. Right. If you so you have to diversify across small cases also. Right. ऐसा नहीं कि एक स्मॉल केस ले लिया और Correct, आप बैठ गए. तो फॉर अ यंग प्रोफेशनल लाइक हु जिसके पास टाइम नहीं है तो इट मेक्स सेंस. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ही आप हाँ सब्सक्राइब हाँ जी, करिए, हाँ जी। आपको जो पसंद आता है. तो क्योंकि ये वीकेंड टू वीकेंड प्रोसेस है, काफी Right. लोग तो मंथली रिबैलेंस का, हम तो Right, वीकली करते हैं. Okay. तो मंडे मॉर्निंग खाली क्लिक करके आपको करना हम्म. होता है. तो अगर आपके पास इक्विटी पोर्टफोलियो है तो यू डाइवर्सिफाई अक्रॉस स्मॉल केसेस. Okay. Got it. अभी कौन से सेक्टर्स पे हम बुलिश हैं? Okay. वी आर बुलिश ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, Okay. वी आर बुलिश ऑन मैन्युफैक्चरिंग एज अ कंसेप्ट. Okay. चाइना प्लस वन के कारण काफी कुछ फैक्ट्रियां धीरे 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 सम प्रोडक्शन, सम पार्ट, नॉट द एंटायर प्रोडक्शन, लेकिन Right. चाइना का जो स्केल है इतना बड़ा है कि अगर 5 से 10% भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में मूव होता है तो इंडिया का कैपेसिटी डबल हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग. Right. तो एक चाइना प्लस वन का थीम है. हम्म. इंफ्रास्ट्रक्चर जो हिसाब से गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है, Okay. लाइक लास्ट बजट में 11 लाख करोड़ का एलोकेशन किया है. डिफेंस पे भी अब वेरी बुलिश, वहाँ पे भी एलोकेशन बढ़ रहा है. थर्डली जो अपना पर कैपिटा इनकम जो इंडिया का है हम्म. करीबन $2600-2700 है. Correct. 2600 से जब भी 5000 जाता है ना तो काफी कुछ जो डिस्क्रिशनरी कंज्यूमरी जो आइटम spends होता है है, वो. स्पेंड जो वो Okay. बढ़ जाता है, प्रीमियमाइजेशन होता है, Right. ब्रांड्स का परचेस Right. होता है. तो वो एक सेगमेंट भी Right. देखना Right. चाहिए. एंड जो हिसाब से अभी अल्टरनेटिव एनर्जी स्पेस जो है हम्म. कि भाई सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के अंदर ग्रीन एनर्जी है या जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, वो सब जो थीम है उस पर भी काफ़ी हमें लगता है कि अच्छा खासा वो देखने जैसे को आपने अभी गवर्नमेंट का मेंशन किया, तो गवर्नमेंट का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग आवर स्टॉक मार्केट्स, आवर सेक्टर्स? सो गवर्नमेंट डायरेक्ट स्टॉक मार्केट ड्राइव नहीं करता है. तो Okay. एक कंट्री रिस्क होता है हम्म. और गवर्नेंस का प्रीमियम होता है. अगर आपका गवर्नमेंट स्टेबल है, डेमोक्रेटिक है, Okay. एंड अगर आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्टेबल है तो ऑटोमेटिक आपको हायर पॉइंट्स मिलते हैं, हायर वेटेज मिलता है. जो काफ़ी वर्ल्ड का जो फ्लो है ना वो पैसिव फ्लो है. तो आप अगर इंडेक्स में आपका वेट बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक फ्लोज आते हैं. Okay. तो एक अच्छा गवर्नमेंट होने का बहुत ज़रूरी है. डिसिसिव गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस एंड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी वाला गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है. Right. क्योंकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर ये सब देखते हैं और उसको एक प्रीमियम असाइन करते हैं. तो आप देखोगे कि इंडिया मार्केट प्रीमियम ही चल रहा है अभी कंपेयर टू वर्ल्ड, Okay. कंपेयर टू चाइना एंड अदर मार्केट वेयर ऑटोक्रेटिक रूल है. हम्म. तो वहाँ आपको वैल्यूएशन सस्ते दिखेंगे, लेकिन देयर इज अ रीजन व्हाई It's cheaper. चीपर. Right. तो एक अच्छा गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है, स्टेबल एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है. मार्केट ग्रो करता है डिस्पाइट गवर्नमेंट. मैं आपको ये बताऊँ, एक लिमिट तक इम्पोर्टेंट है, बाकी बियॉन्ड द पॉइंट इम्पोर्टेंस नहीं है. नहीं. मार्केट्स आर स्लेव्स टू द अर्निंग्स. Right. अर्निंग्स कहाँ से आती है? लिस्टेड स्पेस से आती है समझो. तो अगर अनलिस्टेड स्पेस से अर्निंग आती है तो मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है. Right. लिस्टेड स्पेस से अर्निंग आने के लिए कॉर्पोरेट्स को क्या चाहिए? कॉर्पोरेट को स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी चाहिए. टैक्सेशन पॉलिसी हुआ या रेगुलेटरी एनवायरनमेंट हुआ, कंप्लायंस का जो स्ट्रक्चर है या जुडिशरी सिस्टम्स है वो सब बराबर होने चाहिए. क्योंकि अगर आप कमाने लगो और कुछ रेगुलरी अनसर्टनिटी आ जाए तो सडनली Right. आप जैसे अभी पेटीएम में हुआ एग्जाम, तो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी किसी को नहीं चाहिए, जैसे वोडाफोन में हुआ था पहले. तो एक इम्पोर्टेंस है गवर्नमेंट का, बट बियॉन्ड द पॉइंट मार्केट्स आर स्लेव्स ओनली टू द अर्निंग्स. तो पिछले 2-3 साल में हमने देखा कि इंडियन मार्केट्स डिसेंटली परफॉर्म कर रहे थे, डिस्पाइट यूरोपियन मार्केट्स, यूएस मार्केट्स ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया. बट अभी हमको सबको दिख रहा है कि थोड़ा सा अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में भी. तो क्या ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है कि खराब टाइम में हमारे साथ खराब नहीं हुआ और अभी ग्लोबली चीजें अच्छी चल रही है? तो क्या इंडिया के लिए मैं कंसेप्ट फॉलो करता हूँ व्हिच इज कॉल्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ. अगर सब घट रहा है और आप कम घट रहे हो और सब बढ़ रहा है और आप ज्यादा बढ़ रहे हो तो देन यू हैव अ रिलेटिव स्ट्रेंथ. राइट. तो ये कंसेप्ट इंडिया पे भी लागू हो रहा है. जब भी इंटरनेशनल मार्केट घट रहे हैं तभी इंडिया इतना घट नहीं रहा है, और जब भी बढ़ रहा है तभी इंडिया ज्यादा बढ़ रहा है. जो पैसिव फ्लोज है उसमें इंडिया का शेयर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, बिकॉज इंडिया का साइज, पहले इंडिया का साइज इतना नहीं था कि इंटरनेशनली मैटर करता था, लेकिन इंडिया इज नाउ ऑलमोस्ट 3.5 to 4 trillion economy. So now that size and growth rate is in the vicinity of 7.5. So जो incremental आपका जो GDP हो रहा है, वर्ल्ड का जो इंक्रीमेंटल जीडीपी है उसमें आपका शेयर बढ़ रहा है. तो नाउ यू आर बीइंग नोटिस्ड. प्लस लास्ट 10 साल का जो गुड गवर्नेंस इंटरनेशनली अप्रिशिएट हुआ है, और जो कोविड में एक मिसट्रस्ट का जो एटमॉस्फेयर हो गया टुवर्ड्स
अ कंट्री लाइक चाइना, हम्म, तो उसका भी फायदा अपने को हो रहा हो है कि वेयर पीपल आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव सप्लाई चेन। राइट, क्योंकि पूरा सप्लाई चेन डिसरप्ट हो हाँ, गया, हो गया। इन्फ्लेशन हो गया, फूड शॉर्टेजेस, ये शॉर्टेज, वो शॉर्टेज, चिप शॉर्टेज। हम्म, World doesn't want to see this, so they want to create alternative sectors, and India is a preferred choice. And ये जो तेजी का माहौल बना है, हमें लगता है कि अगले 5, 10, 15 साल तक बना रह सकता है। Right. दिस कुड बी एक्चुअली बी अमृत काल फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ओके। तो सर इसी बात पे 2030 तक का आपका निफ्टी का व्यू क्या है? निफ्टी का 2030 का व्यू मैं आपको बताऊं, निफ्टी में एक सीजनलिटी है ओके। कि जब भी बुल मार्केट चलता है, बाद में जो क्रैश आता है, वहाँ बॉटम से वो 6 गुना होता है। ओके। 6 गुना होता है। आप चेक कर लेना, 2000 से 2008 तक जो बढ़ा, फिर 2008 में बॉटम आया करीबन 2200 के करीब कुछ, तो हाँ। 2000 के करीब बॉटम बना, 12,000 13,000 के वहाँ से 6 टाइम्स बढ़ा वो, 12,000 12,000 से वापस घटा, अभी 7,800 हुआ, कोविड में में 7,800 हुआ। हम्म, तो वहाँ से आप 6 टाइम्स गिन लो, कितना होता है? 45,000 45,000 होता है। तो अभी निफ्टी चल रहा है 22,000। अगर आप 7 साल में डबलिंग की भी बात करते हो, तो यू आर जस्ट टॉकिंग 12-13% ग्रोथ, सो विच इज़ वेरी वेरी डूएबल। एंड इंटरनेशनल मार्केट में भी ये सीजनलिटी जो एग्जिस्ट करता है कि बॉटम के बाद कितने सालों तक बुल रन चलता है, तो मदर मार्केट जो यूएस की मार्केट है, वहाँ पे भी बुल रन और 4-5-6 साल चल सकता है ऐसे। काफ़ी स्लाइड्स जो मैंने आपको दिए भी है, उसमें ये सब डिस्कस किया हुआ है। तो हमें लगता है अगला 2030 तक ये मार्केट यहाँ से डबल हो सकता है। एंड शॉर्ट टर्म में थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, बीच में शायद जायरेट हो सकता है, थोड़ा डाउन, फिर वहाँ से बढ़ सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अच्छा है। तो इन्वेस्ट करना, और एसआईपी मोड में चले जाइए। अगर डर लगता है हाई है मार्केट, तो एसआईपी मोड में चले जाइए। तो अगले 5-10 साल जो एसआईपी करते रहेगा इक्विटी में, वो काफ़ी अच्छा वेल्थ जनरेट करेगा। सब आपने सर बीच में पैसिव फ्लोज का बात किया कि इंडिया में पैसिव फ्लोज काफी हेवी है, तो ये पैसिव फ्लोज एग्जैक्टली वर्क कैसे करते हैं इंडेक्स में, थोड़ा सा उसके बारे में ऑडियंस को बताइए। जैसे काफ़ी लोग निफ्टी ट्रैक करते हैं, वैसे काफ़ी इंटरनेशनली लोग इंडिया ट्रैक करते हैं, मतलब एमएससीआई है एग्जांपल, तो एमएससीआई में अपना वेटेज है। वैसे जैसे यहाँ काफ़ी लोग अभी एसआईपी का फ्लड स्टिकी फ्लो है, तो एसआईपी का कुछ पोर्शन पैसिव इन्वेस्टिंग में भी जाता है, ईटीएफ में भी जाता है, इसमें जाता है। तो ईटीएफ इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे वो लोग। अब जो पर्टिकुलर जैसे गोल्ड बीज भी है एग्जांपल, सिल्वर बीज भी है, तो ये सब पैसिव फ्लोज है कि ईटीएफ से हुआ वहाँ। मतलब अभी ये जो एसआईपी है वो भी इतना स्टिकी हो गया है कि इट क्वालिफाइज एज अ पैसिव फ्लो, इंक्रीमेंटली बढ़ता जा रहा है, कंसेप्ट भी पॉपुलर हो गया है थैंक्स टू रेगुलेटर्स एंड exchanges and fund managers. They have successfully created this ecosystem of investing in equities. So I think these are early days and you have yet to see best of it. And incrementally 30 से 35 लाख 40 लाख अकाउंट ऐड हो रहे हैं every month. And US में around 50-55% of the people directly invest through mutual fund or equity. तो इंडिया में तो वो नंबर अभी 3-4-5% है। तो आने वाले समय में मुझे लग रहा है ये मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है, एंड इट्स वाइज टू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग। एंड जो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है वो आपको नॉलेज से आप उसको नेगोशिएट कर सकते हैं। इग्नोरेंस से डर लगेगा, नॉलेज से आप उसको नेगोशिएट करने का एबिलिटी आएगा। सर 2007-8 के टाइम के दौरान या फिर आज से 10 साल पहले भी अगर हम देखें तो फॉरेन का फ्लोज डिसाइड करता था कि निफ्टी 20% ऊपर रहेगा या 20% नीचे रहेगा। आज के टाइम पे वो डिपेंडेंसी कितनी है हमारी फॉरेन फ्लोज पे? बहुत कम हो गई है। अगर आप लास्ट ईयर का ही देखो तो कल 30-40 हज़ार करोड़ का माल एफआईआई ने बेचा था लास्ट ईयर। सामने रिटेलर का फ्लो इतना स्ट्रॉन्ग है, 17-18 हज़ार करोड़ की एसआईपी है। तो मतलब जो एफआईआई की डिपेंडेंसी थी ना, बहुत कम हो गई है, और उसके कारण मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो भी कम हो गई है। दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ऑप्शन प्राइसेस एज वेल, और विक्स में भी दिखता है। विक्स में भी दिख रहा है कि मतलब पहले देखो 10-10%, 12-12% गैप डाउन होते थे, 5% गैप डाउन, ये वो सब होता, अभी वैसा हो नहीं रहा है। एंड एवरी डिप्स आर बीइंग बॉट बिकॉज आप लार्जर थीम पकड़े तो एक एसआईपी पकड़ ली, दूसरा इंश्योरेंस का फ्लोज जो है, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन भी अभी 3-4% ही है। तो उनके पास भी कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट एवरी मंथ उनको इन्वेस्ट करना है इक्विटी में, तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना है बाय सम पोर्शन, नॉट ऑल पोर्शन। सो जब भी मार्केट गिरता है ना, तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो लोग 1 साल 2 साल नहीं सोच रहे, वो लोग 20 साल 25 साल 30 साल सोच रहे हैं। तो एवरी फॉल इज एन अपॉर्चुनिटी, तो दैट इज व्हाई ऑल दिस फॉल्स आर बीइंग कुशन्ड। वो बाइंग आ ही जाता है और मार्केट
स्केल्स न्यू हाई प्लस जीडीपी ग्रोथ, और आप मल्टीप्लायर लगाए एपीएस में, मल्टीप्लायर हम्म। नॉमिनल ग्रोथ प्लस मल्टीप्लायर हम्म। लगाए तो अर्निंग्स भी ग्रो होने वाली है। तो Right. पी मल्टीपल भी अगर कोई फंडामेंटल भी फॉलो करता है Right. तो भी ये रिजनेबली प्राइस्ड है। Right. अच्छी चीज थोड़ी महंगी रहती है हम्म। और महंगी रहेगी। अभी निफ्टी का रिसेंटली हमने पी मल्टीपल चेक भी किया था, तो 23-24 था, जो 5 साल के एवरेज के आसपास ही था। एब्सोल्युटली Right. एंड एक्सपेंडिंग साइकिल में री-रेट भी होता है। तो Okay. ये मल्टीपल हो सकता है 25-26 भी हो सकता है। ओके एंड एक आपका अर्निंग भी बढ़ा ओके और पी ठीक है। मल्टीपल भी एक्सपैंड हुआ। Right. एंड एट सर सम पॉइंट सर आई एम श्योर कि बहुत सारे व्यूअर्स को पी रीरेट क्या होता है या फिर पी एक्सपैंड क्या होता है उसका मीनिंग नहीं पता होगा, तो एक बार आप वो बता दीजिए प्लीज। सो जैसे ये पी कोई फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है। जो अर्निंग पर शेयर है मल्टीप्लाइड बाय प्राइस टू अर्निंग, जो मैं एक्चुअली फंडामेंटल फॉलो नहीं Right. करता हूँ, लेकिन आपके व्यूअर्स के लिए मैं बता देता Yes. हूँ। हम तो प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड Correct. इन्वेस्टर है। आपका अर्निंग समझो 100 रुपया है हम्म। और भाव है 2000 रुपया, Okay. समझो तो 2000 डिवाइडेड बाय 100 ये हो 20 गया आपका 20 का पी हो हो गया। गया। ठीक। मार्केट हमेशा फ्यूचर डिस्काउंट करता है, हम्म। ठीक है। तो अगर मार्केट ऐसा सोच रहा है कि ये 100 का अर्निंग अगले साल 120 होने हैं, हम्म। उसके बाद 140 होना है, हम्म। उसके बाद 200 होना है, हम्म। या उसके बाद 250 होना है। हम्म। अगर मार्केट ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि अर्निंग साइकिल का मोमेंटम अप साइड में है Right. और ग्रोथ साइकिल भी अप साइड में Right. है, तो ये 20 पी है ना, 20 नहीं रहता है। Okay. देन मार्केट स्टार्ट्स गिविंग हायर मल्टीपल्स। जैसे कि 25 का ले लेते हैं जैसे 25 का मल्टीपल समझो हाँ। देना चालू कर दिया, हम्म। और आपका अर्निंग 100 से 150 हुआ ओके और मल्टीपल 20 का 25 हो गया, ओके समझो। हाँ। 100 तो से 25 into 150 हाँ। नया प्राइस आ गया। 1200। ओके तो ऐसे जब भी अर्निंग अपग्रेड्स होता है, ग्रोथ मोमेंटम होता है अपसाइड में, जब इकोनॉमी ग्रो हो रहा है, तभी इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये पी भी एक्सपैंड होता है। इसके Okay. लिए मार्केट एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। Right. तो ये फेज हो सकता है, Right. वी विल विटनेस इन नेक्स्ट कपल ऑफ Right. इयर्स, जहाँ पी भी थोड़ा रीरेट और भी होगा, हो सकता है। और Right. अर्निंग का तो मोमेंटम है ही है। सर ऑफ द कैमरा हम लोग इक्विटी के अलावा कमोडिटीज में गोल्ड सिल्वर की भी बातें कर रहे थे, तो अभी जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर में काफी अच्छा अपसाइड ऑलरेडी आ चुका है। बिल्कुल। तो आपको यहाँ से 1-2 साल गोल्ड सिल्वर पे क्या आपका व्यू है, क्या लग रहा है? गोल्ड पे मैंने कल ही मार्केट आउटलुक में पूरा डिटेल एनालिसिस Okay. डाला। मेरा राकेश पुजारा 1 करके चैनल है, आपके दर्शक देख सकते हैं। ओके गोल्ड और सिल्वर मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। गोल्ड का जो 1910 का जो हाई था वो 3 बार टेस्ट होके 3 बार फेल हुआ, ओके और ये चौथा 4th टाइम है। ओके फोर्थ जनरली 3 बार अगर कोई चीज टेस्ट हुई है बाद में ब्रेकआउट आता है तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट। अच्छा ब्रेकआउट आता है। मल्टी टाइम फ्रेम मैंने किया, कल ही किया है, तो मंथली चार्ट पे उसका टारगेट बन रहा है 2750 रुपए। ओके अभी भाव है कुछ 2300 20-25 का कुछ Right. भाव होगा। 20% सो जैसा। 20% अपसाइड इंटरनेशनल डॉलर टर्म्स में है। ओके अगर आपका रुपी थोड़ा डेप्रिशिएट होता 5-6% है और बढ़ जाता है उसमें। तो 20-25%, लेकिन ये ओवर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1.5 ईयर हो सकता है। ओके ये फर्स्ट टारगेट है, वहां जाके रिव्यू करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे टारगेट कुछ 2550 आ रहा है, ओके तो 10% तो यहाँ दिख ही रहा है कि भाई Okay. वो बिफोर दिसंबर ऐसा लग रहा है बढ़ सकता है। हम्म। आपके दर्शक अपने हिसाब से हम्म। अपना रिस्क देख के कर सकते हैं। चांदी में उससे भी बेटर सेटअप बन रहा है, ओके जो काफी टाइम से कंजेशन में था। ओके ऑल टाइम हाई से तो काफी नीचे है अभी भी। Okay. गोल्ड ऑल टाइम हाई पे, Okay. चांदी का ऑल टाइम हाई काफी- $50 है। काफी टाइम कंसोलिडेट हुआ था वो। अभी एक तो गिरा भी काफी, हम्म। और काफी टाइम एक कंजेशन जोन में है। Right. $26 के ऊपर तो ब्रेकआउट आएगा अभी, तो Okay. ब्रेकआउट अभी तो आया भी नहीं आया है, भी नहीं। तो चांदी में हो सकता है बढ़त। तो ये सब, फिर हम लोग ने कॉपर भी देखा। कॉपर भी मल्टी टाइम फ्रेम में बुलिश एनवायरनमेंट है। ओके देन वी स्टार्टेड लुकिंग एट हैंगसेंग इन चाइना। तो पूरा अगर डॉट्स अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है चाइना इज कमिंग आउट ऑफ डिफिकल्टीज नाउ। ओके तो वहाँ एक जो ग्रोथ साइकिल अटकी पड़ी थी हम्म। बिकॉज ऑफ चाइना, हम्म। वहाँ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं टर्न अराउंड हो रहा है। ओके तो जब भी चाइना अच्छा करता है ना, तभी कमोडिटी, मेटल, Metal. सिल्वर, वो सब अच्छा सब करता है। अच्छा लगा। तो मेटल साइकिल मुझे लग रहा है अर्ली स्टेजेस है, यहाँ से और बढ़ सकता है। सर क्या ऐसा कह सकते हैं कि जब कमोडिटी अच्छा करता है तो स्टॉक्स भी अच्छा करते हैं, या फिर कोई रिलेशन नहीं है इनके बीच में? नहीं तो देखो, मार्केट हमेशा साइकिल्स में मूव करता है, तो कमोडिटीज जब भी मूव करेगा तभी साइक्लिकल स्टॉक्स अच्छा करते हैं, ओके डिफेंसिव स्टॉक्स शायद अच्छा नहीं करेंगे। ओके डिपेंड्स आपका पोर्टफोलियो कहाँ पर बनाओ। अगर आपका पोर्टफोलियो डिफेंसिव में बनाओ, जो ट्रेडिशनल डिफेंसिव क्या होता है, आईटी है, फार्मा है, Okay. एफएमसीजी, ट्रेडिशनल डिफेंसिव है। एक्सपेरिमेंट साइंस लैब में अच्छे लगते हैं, मार्केट्स में नहीं। क्या आप भी मार्केट में ट्रायल एंड एरर से परेशान हैं और अब कोई टेस्टेड एंड प्रूवन स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं? देन यू आर एट द राइट प्लेस। अपसर्च पे आप सीख सकते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, जिन्होंने अपने सालों के एक्सपीरियंस से प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज क्रिएट की है।
आप इंट्राडे ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर, ऑप्शन सेलर हो या ऑप्शंस बायर, we have something for each one of you, that too at an affordable rate. Choose from our 75 plus courses curated by experienced traders and investors and take a step towards becoming a profitable trader. Click on the link in the description to know more. Now let's get back to the video so the learning continues. और साइक्लिकल क्या है, कमोडिटीज है, मेटल्स मेटल है, है, टाटा स्टील जैसे हाँ cyclical stock हाँ हो गया। cyclical सेल हुआ, टाटा स्टील हुआ, हम्म। cyclicals तो हिंदुस्तान हम्म। जिंक हुआ या नेशनल Right. एल्यूमिनियम हुआ, तो वहां वो बॉटम से 5-5 10-10 गुना होते हैं और टॉप से 70-80% घटते हैं घट से साइकिल में, अगर साइकिल खत्म हो गया तो इसीलिए हम लोग ने स्मॉल कैश में क्या करा है, हम लोग ने कोई सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच नहीं करा है। Okay. अगर मेटल में रैली आएगी तो वील बी मेटल्स, अगर Okay. मेटल की रैली खत्म हो गई तो वील एग्जिट मेटल्स, Okay. अगर एफएमसीजी में रैली आई, सेक्टर एग्नोस्टिक, मार्केट कैपिटलाइजेशन एग्नोस्टिक। सर मेरे साथ साथ बहुत व्यूअर्स का ये क्वेश्चन होगा कि कैसे ये स्टील को, मेटल को मैं बॉटम पे पकड़ूं और हाई पे सेल कर दूं। बॉटम पे पकड़ और हाई पे सेल करने का कभी भी मैं तो कोशिश नहीं करता हूँ। ओके बॉटम का 10-20% छोड़ देना पड़ता है, हाई से भी 10-20% छोड़ ओके देना। अगर बॉटम से कोई चीज 10 गुना होता है समझो, हम्म। तो बॉटम से आप डबल हुआ, हम्म। वहां आपकी एंट्री हो गई एग्जाम्पल, ठीक है। और टॉप से समझो 10-15-20% घट गया, ओके तो बीच का 7 टाइम्स फिर भी मिलता है तो 10 आपको। की चीज 15 पे अपन ने खरीदी हाँ। और 100 की जगह 80 पे बेच दी। फिर जो मिडिल जो है दैट इज गुड इनफ। यस इसीलिए प्राइस एक्शन बेस्ड एल्गोरिथम में प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आपको क्रिस्टल बॉल गेजिंग नहीं करना पड़ता है कि मेटल साइकिल टर्न अराउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Right. सो अभी नेक्स्ट राउंड ऑफ जो स्मॉल केसेस लॉन्च है, हम लोग काफी थेमेटिक लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कमोडिटी मेटल्स भी हमारा पार्ट ऑफ थीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दैट, जहां हमें लग रहा है कि काफी मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स दिख रहे ब्रेकआउट हैं। आ सकता है। तो तो सर किसी को आप कह रहे हो कि आप प्राइस एक्शन यूज करके मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स आइडेंटिफाई करते हो। सर एग्जैक्टली आपका ये थीम वर्क कैसे करते हैं जहाँ पे आप प्राइस एक्शन यूज कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है। सो अगर समझो कोई चीज 10 से 100 हुई है और 100 से वापस 20 हुई है, ठीक है, तो एक अप साइकिल था और एक डाउन साइकिल था। अब ये साइकिल आप अभी अपना हाइपोथेसिस क्या है, ये 20 का हो सकता है, 200 हो सकता है। अभी इसको मुझे कैच करना है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कैसे कैच कर सकते हैं। अगर पिछले 1 साल में ये स्टॉक का हाई था 25 और लो था 15 और अभी था 20, अगर इसको 200 होना है तो सबसे पहला क्या भाव क्रॉस करना पड़ेगा उसको? 25 का। आप 25 पे अपना लगा दो, अगर ये 52 वीक हाई क्रॉस करता है तो शायद मेरा हाइपोथेसिस सही है। सही है, राइट। ठीक है, तो मैंने 25 पे एंट्री ले लिया। राइट। हो सकता है कि 25 क्रॉस करने के बाद भी मेरा हाइपोथेसिस गलत हो गया, क्योंकि Right. इट इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस अदर राइट फैक्टर्स। राइट। तो मेरे को फेल सेफ मैकेनिज्म भी तो चाहिए। हम्म। तो बोला ठीक है, वापस 20 के नीचे क्लोज हो गया तो मैं स्टॉप लॉस कर दूंगा, तो मेरा हाइपोथेसिस ठीक है। तो हो सकता है कि एक आध दो स्टॉप लॉस हो जाए, वापस एंट्री आ जाए। लेकिन तो अगर 20 से 25 होगा तो वापस एंट्री लोगे। यस डेफिनेटली Okay. लेंगे। ओके लेकिन तभी कोई दूसरा चल रहा है तो अपने पास तो एक ट्रैकिंग यूनिवर्स है, Right. S&P 500 है या अपन समझो मेटल का ही है, हम्म। या तो मेटल में आप मोमेंटम बेस लगा दो कि अगर लास्ट 3 महीने में जो सबसे ज्यादा बढ़ा है उसमें से टॉप 20 स्टॉक्स मेरा है, ओके टॉप 10 स्टॉक, तो मोमेंटम बेस हो गया वो। ओके तो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ प्लेइंग दिस आइडियाज, Right. एंड मैं आई ऑलवेज बिलीव इन फेल सेफ मैकेनिज्म। अगर मेरा हाइपोथेसिस गलत होता है तो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट आई एम नॉट विलिंग टू लूज मनी। राइट। तो इसके लिए हर बार स्टॉप लॉस, हर बार हाइपोथेसिस को वैलिडिटी, अगर इनवैलिडेट कौन से एनवायरनमेंट में होगा, राइट। वो सब करना जरूरी है। तो सर आपका प्राइस एक्शन बेस्ड इन्वेस्टिंग थीम हम ऐसा मान लेते हैं, तो जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो हर कोई कहता है कि फंडामेंटल्स पढ़ो, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो, कॉन कॉल्स सुनो, कंपनी का प्रेजेंटेशन देखो, तो आप उनमें से कोई चीज करते हो या फिर मैं बिल्कुल उसमें avoid कुछ करते नहीं करता हूँ, हो? ओके और मुझे वो सब नहीं करना था, इसीलिए मैंने Okay. पर्सनल इन्वेस्टिंग के लिए सब मॉडल्स बनाए थे। ओके अभी पब्लिक के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो कुणाल, आप ही प्रैक्टिकली सोचो, ये सब करना चाहिए, मैं मानता हूँ। क्या आप कर पाते हो? क्या 5000 कंपनी लिस्टेड और बढ़ रही है वो। पढ़ रही है भाई, एनी चांस 5 या कंपनी आप कर ही नहीं पाओगे। राइट। तो अभी आपके पास जितने स्टाफ है वो सब स्टाफ अगर एनालिस्ट हो ना तो आप ट्रैक कर सकते हो। फिर भी 85% ऑफ द एक्टिव फंड मैनेजर्स अंडर परफॉर्म पैसिव फंड मैनेजर्स। राइट। ठीक है, तो ये करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आप आउट परफॉर्म करें। Right. लेकिन प्राइस एक्शन बेस में मैं बता रहा हूँ कि आप कर पा रहे हो। कर पा रहे हैं। और आई थिंक एक टाइम और रिटर्न का भी कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मैं 10 घंटे लगा के 1% ही एक्स्ट्रा जनरेट कर पा रहा हूँ तो शायद नहीं करना चाहिए, और 2 घंटे लगा के और आधा एक कर पा रहा हूँ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग से मैं अगर स्टिक रहता हूँ
तो मुझे एवरेज रिटर्न ही आएगा। जैसे मैं डिफेंसिव में ही रहता हूँ, मैं क्वालिटी में ही रहता हूँ, मैं वैल्यू में ही रहता हूँ, तो हर एक का एक परफॉर्मेंस का एक टाइम होता है और अंडर परफॉर्मेंस का टाइम। तो बाय फॉलोइंग प्राइस एक्शन यू आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द बेस्ट ऑफ ऑल। राइट। जब भी मोमेंटम चल रहा है तभी आप मोमेंटम में हो, जब वैल्यू चल रहा है वैल्यू Value में में हो, हो, जब right. क्वालिटी चल रहा है क्वालिटी में Quality हो, जब स्मॉल कैप चल रहा है स्मॉल कैप में हो, जब मिड Right. कैप में चल रहा है आप मिड कैप में हो। Right. तो कंसेप्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि दिस स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग अर्ली डेज है, काफ़ी लोग डिसबिलीफ में है कि क्वांट या मोमेंटम बेस्ड या ट्रेंड बेस्ड या टेक्निकल बेस्ड इन्वेस्टिंग चलता है क्या है। लोगों को ऐसा लगता है ये तो ट्रेडिंग स्टाइल है सारी, Right. इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी है। Right. क्वांट बेस्ड बोलो, मोमेंटम बोलो, ट्रेंड बेस्ड बोलो। Right. मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप और मैं यहीं पे होंगे 10 साल के बाद बात करेंगे, मुझे लगता है ये आउट परफॉर्म करेगा ऑन बोथ द पैरामीटर्स, Okay. अपसाइड एज वेल एज डाउनसाइड। सर जैसे आप मोमेंटम को लेके काफी ज्यादा बुलिश हो, तो आपके पोर्टफोलियो में भी आप ऐसी कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो या फिर आपकी पर्सनल पोर्टफोलियो की स्ट्रैटेजी अलग है कंपेयर टू जो नहीं आपने नहीं, अभी पब्लिक में देखो दी है? ऐसा ही है, ये बनाया है मैंने पर्सनल व्हीकल के हिसाब से ही बनाया है। ओके अभी 1 साल ही हुआ है, ओके धीरे धीरे वो सब पैसा वही व्हीकल में ट्रांसफर होगा। ओके जो भी मेरा लिक्विड कैश है या जो हम्म। भी, अभी तो बिजनेस पे ध्यान है पूरा, पोर्टफोलियो बनाने पे ध्यान नहीं है। वी आर Okay. बिल्डिंग अ कंपनी। Right. हमारा जो जर्नी है इज लाइक टुवर्ड्स बिल्डिंग एन असेट मैनेजमेंट कंपनी विच Right. डिलीवर्स ऑल वेदर काइंड ऑफ रिटर्न। सो Right. कैट 3 या पकड़ो या पीएमएस बोलो या आगे जाके वो सब स्ट्रक्चर बन रहे हैं, Right. तो हमारा पूरा फोकस वहाँ पर है। लेकिन आई एम 100% श्योर कि मेरा जो भी इक्विटी का पोर्टफोलियो हैंसफोर्ड आज से लेके अगले 10 साल 20 साल वो यही व्हीकल के थ्रू Right. रूट करेंगे। सिंस एनवायरनमेंट चेंज होता है, स्मॉल केस में हम अंडरवेट ओवरवेट करेंगे Right. कि भाई ये पर्टिकुलर इक्विटी एनवायरनमेंट नहीं है तो मल्टी एसेट में चले जाए, या डेट एनवायरनमेंट है तो बैलेंस एडवांटेज में चले जाए। जो अभी हम लोग ने लॉन्च नहीं किए वो लॉन्च करेंगे, Right. और इसमें अंडरवेट ओवरवेट करके आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो सब। तो सर जैसे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो मेरी एज ग्रुप के होंगे बिटवीन 20 to 30, तो ऐसी कोई एडवाइस है जो आप हमें दोगे कि आप ये चीजें फॉलो करिए सिंस आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के मिड में होंगे, 5-7 साल आपने बताए होंगे या एकदम स्टार्ट ही कर रहे हो? सो यंगस्टर्स के लिए एक सीएमटी करके बहुत बढ़िया कोर्स है, अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है। Okay. अपसर्ज ऑफकोर्स अच्छा सा प्लेटफॉर्म है Right. जहाँ काफ़ी कुछ सीएमटी के कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं, करेक्ट। काफ़ी कुछ कोर्सेज हैं। प्राइस एक्शन बेस्ड जो सिस्टम्स है ना, ट्रेडिंग सिस्टम्स भी है ओके और इन्वेस्टिंग सिस्टम्स भी है, और ऑप्शन यू विल बी सरप्राइज्ड प्राइस एक्शन बेस्ड सिस्टम ऑप्शन पे भी चलते हैं। अच्छा ओके यू विल बी सरप्राइज्ड कि Right. मतलब विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द ग्रीक्स वी आर एबल टू ट्रेड ऑप्शंस। ओके एंड गुजराती में हम उसको भाव भगवान से बोलते हैं, राइट तो आप भाव को भगवान समझे, और उसको खेलने का जो तरीका है ना, उसमें उसका काफ़ी कुछ एजुकेशन ओपन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, Right. अपसर्ज में भी अवेलेबल है। Right. उसको आप समझिए और धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लीजिए, ओके एंड जो सिस्टम बेस्ड इन्वेस्टिंग की तरफ जाइए, और ट्रेडिंग भी सिस्टम बेस्ड ही करिए, रूल बेस्ड सिस्टम करिए, ओके तो आपका फ्री टाइम बहुत बढ़ जाएगा। जो Okay. यंगस्टर्स को पसंद है, आजकल के यंगस्टर को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। हमारी जनरेशन यूज्ड टू बिलीव इन स्लॉगिंग, तो अगर नारायण आपको मूर्ति। वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए तो ये आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी दे देगा, करेक्ट क्योंकि काफी Correct. कुछ ऑटोमाइज प्रोसेस है, और अभी तो एआई का जमाना आने वाला है कंप्यूटर बेस्ड। तो आपको जो करंट चीज है, और यहाँ ये स्पेस अभी क्राउडेड नहीं है, तो काफी कुछ अल्फा है। Right. हो सकता है 2-5-10 साल में शायद कम हो जाए। हाँ अल्फा शायद कम हो, क्योंकि लोग आने लगेंगे, समझने लगेंगे कि ऐसा करने से बेटर है कंपेयर टू दिस एंड ऑल दैट। तो सर ऑन द सिमिलर लाइंस वन लास्ट क्वेश्चन, यही जैसे आपने हमें टिप दी कि हम लोग को प्राइस एक्शन पे थोड़ा सा ज्यादा मूव करना चाहिए और वहाँ पे भी अल्फा है, अगर आप आज अपने 20 साल पुराने राकेश जी को देखते तो उन्हें क्या टिप देते कि ये चीज फॉलो करिए? सो अर्ली डे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका लार्ज एलोकेशन है ना इक्विटीज में होना चाहिए, जो शायद मैं भी मिस कर गया, ओके और काफ़ी लोग मिस करते हैं। एक स्लाइड में शायद आपको दिया भी है जिसमें 217 साल का रिकॉर्ड है ओवर एंड अबव इन्फ्लेशन। समझो इन्फ्लेशन 5% है करेक्ट एवरेज लास्ट 200 साल का। राइट स्टॉक्स हैव डिलीवर्ड 6.8% ओवर एंड अबव इन्फ्लेशन ओ over a period of 217 years. So ये lot ग्लोबली of global. Yeah, I'm talking international markets. Okay. Bonds have delivered 3.5%. ओके Government bonds have delivered 2.8%, ओके and gold has delivered 0.6. जस्ट पॉइंट Just 0.6. It is just matching the inflation. ओके
ओके, अभी आज किसी ने मीम भेजा था, अगर 1929 में किसी को घर लेना होता तो 10 किलो सोना लगता था, आज भी किसी को घर लेना है तो 10 किलो सोना सोना ही लग रहा है। ओके सो बेसिकली गोल्ड जो है परफेक्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है। ओके लेकिन अगर आपको अल्फा जनरेट करना है तो आपको रिस्क असेट की तरफ जाना पड़ेगा, ओके और स्टॉक्स रिस्क असेट्स है, लेकिन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट कैन क्रिएट ह्यूज वेल्थ। राइट तो ये जो मुझे आज समझ में आ रहा है या 2-4 साल पहले समझ में आया, ये शायद 21 साल की उम्र में समझ में आता तो अपना ट्रेजेक्टरी कुछ अलग होता। हमको नहीं समझ में आया, कम से कम आप लोग को समझ में आए, यस सर और ये पॉइंट पे भी समझ में आया तो भी वॉरेन बफेट का भी मेजर कंपाउंडिंग 99% ऑफ कंपाउंडिंग 50 इयर्स के बाद ही हुआ था। राइट तो देर आए दुरुस्त आए, जब भी समझ में आए समझ लो कि इक्विटी में एलोकेशन होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और उसमें एक ये स्टैटिस्टिक्स ये था कि अगर आप खाली कबाड़ में पैसा रख दिए होते ना $1, और अभी आज वो $1 निकालते ना, उसका वैल्यू 4 सेंट है, 96% ड्रॉप हो गया। Okay. मतलब करेंसी डेप्रिशिएट हो गया 96%। अगर गोल्ड होता तो उसका वैल्यू $3.64 है, Okay. अगर बॉन्ड होता तो और करीबन $250 है, हम्म, और प्राइवेट बॉन्ड का कुछ $500 है, okay. 500 नहीं $1600 है। हम्म, इमेजिन स्टॉक का क्या वैल्यू है, 3200 और थोड़ा गेस करिए, 4000 के आसपास और करिए, और ऊपर 5000 मल्टीप्लाई करिए, 10,000 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ी है। 20,000 के आसपास। It's $1.6 million. Oh, This is the power of equity. Of This is the power of compounding. compounding. right. That is the difference between 6.8% and 0.6%. 0.6%, right. 0.6 which is gold, 6.8 is equity. इसके लिए इक्विटी में रहना बहुत बहुत जरूरी है, right, sooner the better. right. थैंक यू सो मच सर, इट वाज ऑल द एडवाइसेस जो आपने दी बहुत ही ज्यादा यूजफुल थी और वंडरफुल थी। आई एम वेरी श्योर कि हमारे व्यूअर्स को काफी मजा आएगा ये पॉडकास्ट सुनने में। थैंक यू सो मच सर। Thank Thank you, you so Kunal. much. Thanks.